हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डायमंड लर्निंग। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा 12th क्लास के लिए आज का है वो हम पढ़ने जा रहे हैं प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल के बारे में। इसका मतलब है हम लोग मलेरिया डिजीज़ की बात करेंगे आज के टॉपिक में। इससे पहले हमने कुछ डिजीज़ेज जो हैं अपने चैप्टर के अंदर पढ़ ली हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे मलेरिया के बारे में। तो मलेरिया जो है वो एक टाइप का फीवर होता है। आपको पता है मलेरिया के अंदर इंसान को बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे सिम्टम जो हैं इसके, हम लोग सारे सिम्टम्स को देखेंगे। तो मलेरिया जो एक बीमारी है इसको फैलाने का काम मॉस्किटोज करते हैं, ठीक है। फैलती किसके थ्रू है? ये मॉस्किटो के थ्रू फैलती है। और इसको फैलाने वाला जो पैथोजन होता है, तो इसका पैथोजन कौन सा होता है? अगर हम इसके पैथोजन की बात करते हैं तो ये फैलता है प्लाज्मोडियम की स्पीसीज से। प्लाज्मोडियम की जो स्पीसीज होती हैं उसके द्वारा ये फैलाया जाता है। और जो प्लाज्मोडियम होता है वो आपको पता है क्या होता है? एक प्रोटोजोआ होता है, ठीक है। तो मलेरिया हम कह सकते हैं कि एक प्रोटोजोआन डिजीज़ है दैट इज़ स्प्रेड बाय प्लाज्मोडियम स्पीसीज। एंड इसको कैरी करने वाला जो ट्रांसमिशन होता है इसका, तो ट्रांसमिशन में इसमें कौन हेल्प करता है? ट्रांसमिशन में इसको हेल्प करती है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ठीक है। तो मॉस्किटो की जो है क्यूलिक्स स्पीसीज भी होती है जिससे जो है हमारा एक और टाइप की डिजीज़ होती है, बुखार फैलता है। लेकिन मलेरिया जो है दैट इज़ स्प्रेड बाय फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। तो उसके थ्रू जो है हमारा ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करता है। तो इसका मतलब हो गया कि मलेरिया का जो लाइफ साइकिल है इसको कंप्लीट होने के लिए दो होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, एक मैन और दूसरा है मॉस्किटो, ठीक है। तो दो होस्ट हैं इस प्लाज्मोडियम की स्पीसीज़ के। अब बात यह है कि जो मलेरिया है वो फैलता है तो उसके अंदर हमें जो सिम्टम्स वगैरह सारे के सारे दिखाई देते हैं। तो उस सिम्टम्स में हमें क्या होता है? हमारी बॉडी को हाई फीवर हो जाता है, ठीक है। हमारा स्टमक भी पेन करता है और एकदम से हमारा सडन राइज ऑफ टेम्परेचर होता है बॉडी का। और उसके बाद में सडनली हमारा बॉडी का टेम्परेचर बहुत ठंडा भी हो जाता है। तो ये कुछ इसके इनिशियल सिम्टम्स हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो मलेरिया है वो हमारे आयुर्वेद के टाइम से ही नोन है डिजीज़। हमारे जो चरक और सुश्रुत, आप आयुर्वेद के अंदर इनका नाम सुना होगा, उन लोगों को भी मलेरिया डिजीज़ के बारे में नॉलेज थी। और एक फेमस अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आपने हिस्ट्री के अंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में पढ़ा है ना। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है वो भी इसी मलेरिया बीमारी के कारण ही उसकी डेथ हुई थी। ही डाइड बाय मलेरिया, ठीक है। उसको भी मलेरिया बीमारी हुई थी, उसी बीमारी के कारण ही उसकी डेथ हुई थी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस मलेरिया को फैलाने वाली जो हमारी प्लाज्मोडियम की स्पीसीज़ हैं, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम की जो स्पीसीज़ हैं वो टोटल 4 स्पीसीज़ हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। पहली जो स्पीसीज़ है वो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो यहाँ पर आप साइंटिफिक नेम लिख रहे हो, यहाँ पर मैंने सिंपल नेम लिखा है, दैट इज़ वाई साइंटिफिक नेम को हम सेपरेटली अंडरलाइन कर देंगे। तो पी प्लाज्मोडियम जीनस का नेम और स्पीसीज पहली है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, क्लियर है। दूसरी जो स्पीसीज है वो है प्लाज्मोडियम मलेरी, ठीक है। तीसरी स्पीसीज जो है वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और चौथी स्पीसीज जो है वो है प्लाज्मोडियम ओवेल। तो टोटल 4 स्पीसीज हैं जिनके थ्रू मलेरिया फैलता है।
सबसे पहले अगर मैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स स्पीसीज़ की बात करूं तो ये हॉट और ट्रॉपिकल एरियाज़ के अंदर स्पीसीज़ की ज़्यादा पाई जाती है और इसके कारण जो है वो बेनाइन टर्शन मलेरिया कॉज होता है, दैट reoccurs आफ्टर एवरी 48 आवर्स। 48 घंटे के बाद में इसकी जो है रिकरिंग होती है, बुखार इसमें जब आता है तो 48 घंटे के गैप के बाद में बार बार आपको बुखार आता रहता है। ठीक है, उसके बाद प्लाज्मोडियम मलेरिया की बात करें तो इससे क्वार्टर टर्शन मलेरिया होता है, जो क्या होता है आफ्टर एवरी 72 आवर्स के बाद में आता रहता है। ठीक है, तो इसका रीअक्रेशन जो है वो टाइम पीरियड कितना है, आफ्टर एवरी 72 आवर्स। ठीक है जी। तीसरी प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम स्पीसीज की बात करें तो ये आपको जो है वो ट्रॉपिकल एरियाज़ में ज़्यादा स्पीसीज मिलती है और इसके कारण क्या होता है, इसके कारण इररेगुलर टाइप का फीवर आता है। इररेगुलर फीवर का मतलब है कि फीवर आने का कोई टाइम फिक्स नहीं है, कभी कभी जो है वो 24 आवर्स में, कभी 48 आवर्स में, कभी 72 आवर्स के टाइम पीरियड में जो है इररेगुलर टाइम पर बुखार आता रहता है और इसके कारण जो है वो आपको कौन सा होता है, लगभग टर्शन टाइप का मलेरिया फैलता है। और इसका अगर रिकरेशन फेज की बात करें तो इरेगुलर है, तो इस वजह से जो है 48 से 72 आवर्स जो हैं हम इसका रिकरेशन पीरियड देख सकते हैं कि इतने टाइम के बाद में ये बार बार आता रहता है। एंड लास्ट हमारे पास में है प्लाज्मोडियम ओवेल स्पीसीज़। ये सिर्फ और सिर्फ साउथ अमेरिका और वेस्ट अफ्रीका के रीजन में, इसकी स्पेलिंग यहाँ पर आप सही कर लेना, साउथ अफ्रीका जो है साउथ अफ्रीका, वहाँ पर आपको ये स्पीसीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है और इसका भी जो है 24 से लेकर 72 आवर्स का रीअक्रेशन पीरियड रहता है। ठीक है, तो इसमें से अगर आपको क्वेश्चन बोर्ड में मान लो ये पूछा जाए कि नॉर्मली जो है वो प्लाज्मोडियम हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के अंदर कौन सी स्पीसीज़ मिलती है, तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है ये हमारे ज़्यादा मिलती है। इसके अलावा प्लाज्मोडियम मलेरिया भी जो है दूसरे नंबर पर है। लेकिन इनमें से अगर सबसे ज़्यादा हम लोग फैटाल या सबसे ज़्यादा खतरनाक स्पीसीज़ अगर बात करें तो सबसे खतरनाक जो स्पीसीज़ होती है वो इसकी कौन सी होती है, वो होती है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। ठीक है, ये इसकी मोस्ट फाटाल स्पीसीज़ है जिसके कारण जो है डेथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, हालांकि प्लाज्मोडियम को अगर टाइमली ट्रीटमेंट ना की जाए तो ये चारों की चारों स्पीसीज़ के कारण भी जो है किसी पर्सन की डेथ हो सकती है। बट सबसे ज़्यादा जिसके कारण हमारे खतरा होता है, क्योंकि ये हमारे क्या करती है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम ये हमारे क्या करती है, ये हमारे जो मेंटल सिस्टम को अफेक्ट करती है। हमारा जो सेरिब्रल सिस्टम होता है तो ये सीधा क्या करती है, उसको टारगेट करती है, जिसकी वजह से हमारा जो है वो दिमाग के ऊपर काफ़ी असर पड़ता है और टाइमली जो है अगर ट्रीटमेंट नहीं मिलती है, टेम्परेचर अप डाउन होता रहता है बॉडी का, तो हमारी डेथ भी आराम से हो जाती है। ठीक है, अगर हम इन चारों स्पीसीज़ के इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं तो प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इनका जो लगभग इंक्यूबेशन का पीरियड रहता है वो रहता है 12 to 15 डेज का। वही अगर हम प्लाज्मोडियम मलेरिया की बात करते हैं तो इसका इंक्यूबेशन का पीरियड जो रहता है वो 28 to 30 डेज का रहता है और प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम जो है इसका इंक्यूबेशन जो पीरियड रहता है वो 6 से 15 डेज का रहता है। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने बताया था कि इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है
कि हमारी बॉडी में कोई भी पैथोजन एंटर करने के बाद में कितने टाइम से जो है कितने टाइम तक उसके फर्स्ट सिम्टम अपीयर होने लगते हैं, तो उस बीच का जो गैप पीरियड होता है वो टाइम पीरियड हमारा इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो ये चारों स्पीसीज़ का हमारे पास में क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड आ चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जो करेंगे इसके लाइफ साइकिल की बात करेंगे कि प्लाज्मोडियम का जो लाइफ साइकिल है वो कैसे कंप्लीट होता है। तो इसके लाइफ साइकिल के अंदर टोटल 3 स्टेजेस आती हैं, जिसमें सबसे पहले जो स्टेज आती है उसको हम लोग बोलते हैं साइजोगोनी। सेकंड नंबर पर जो स्टेज आती है उसको बोला जाता है गैमोगोनी, और तीसरी जो स्टेज आती है उसको बोलते हैं हम लोग स्पोरोगोनी। ठीक है, साइजोगोनी जो होती है ये मेनली चलती है मैन के अंदर और ये रिप्रेजेंट करती है प्लाज्मोडियम की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फेज को। गैमोगोनी जो है, गैमोगोनी दोनों होस्ट के अंदर चलती है। स्टार्ट ये मैन के अंदर हो जाती है बट कंप्लीट ये मॉस्किटो के अंदर जाकर होती है, सेकंड होस्ट के अंदर। ठीक है, इसके अंदर गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है। स्पोरोगोनी जो है ये टिपिकल चलेगी मॉस्किटो के अंदर, और इसके अंदर जो है प्लाज्मोडियम क्या क्या चलेगा, सेक्सुअल फेज चलेगा, कंप्लीट होगा। क्लियर है? चलिए, तो अब नेक्स्ट हम जो है इसके लाइफ साइकिल की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल की। तो इसका लाइफ साइकिल जैसे मैंने कहा कि इसको 2 होस्ट चाहिए होते हैं अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। जो है मॉस्किटो और मैन के अंदर इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा। इसकी जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है इसके ऊपर जो है आपको बोर्ड के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो इसकी जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोजोइट। ठीक है, इस स्टेज के अंदर जब भी हमें कोई मॉस्किटो बाइट करता है तो वो क्या करता है, मॉस्किटो में आपको पता है सिर्फ और सिर्फ फीमेल एनोफिलिस ही बाइट करती है, जिसकी बॉडी के अंदर, जिसके सलाइवा के अंदर ये स्पोरोजोइट होते हैं। ठीक है, तो अगर सबसे पहला इसका जो स्टेज हमने कहा था साइजोगोनी, तो साइजोगोनी के अंदर क्या होगा, साइजोगोनी में मैन के अंदर एसेक्सुअल फेज चलेगा, तो इसका पहला स्टेप हो जाएगा इनॉकुलेशन। इनॉकुलेशन का मतलब है स्पोरोजोइट्स हमारी बॉडी में एंटर कैसे करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही मॉस्किटो हमें बाइट करता है, हमारी स्किन को पंक्चर करके वो ब्लड को सक करता है, उसी सक करते के साथ में ही उसके सलाइवा के अंदर जो स्पोरोजोइट होते हैं वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, अब हमारा ब्लड वो मॉस्किटो सक तो कर रहा है, लेकिन वो जैसे हमारी बॉडी से ब्लड बाहर आता है, आपको पता है उसकी कोएगुलेशन हो जाती है। तो मॉस्किटो के अंदर हमारे ब्लड की कोएगुलेशन क्यों नहीं हो पाती है, उसका रीज़न होता है कि मॉस्किटो के जो सलाइवा है उसके पास में एक एंटी कोएगुलेंट मौजूद होता है। ठीक है, और एक उसके पास में जो है सब्सटेंस या केमिकल होता है जिसको एनोफिलिन बोलते हैं। तो उसके कारण ब्लड क्लॉट नहीं बना पाता। ठीक है, तो हमारे ब्लड को उसने सक कर लिया, सलाइवा के थ्रू उसने हमारी बॉडी के अंदर स्पोरोजोइट्स को रिलीज़ कर दिया। वो पहले हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर मिक्स होंगे, ब्लड स्ट्रीम से वो डायरेक्ट हमारे जाते हैं लीवर सेल्स के पास। ठीक है, तो कहाँ जाएंगे, ये हमारे लीवर सेल्स के पास में वो आते हैं। तो वो स्पोरोजोइट हमारे लीवर सेल में एंटर करता है, एंटर करके वो वहाँ पर अपनी ग्रोथ करेगा, अपनी मल्टीप्लिकेशन करेगा। तो मल्टीप्लिकेशन से पहले जैसे ही स्पोरोजोइट हमारी बॉडी के लिवर सेल्स में ग्रोथ करना स्टार्ट करता है, तो उस ग्रोइंग स्पोरोजोइट को हम लोग बोलना स्टार्ट कर देते हैं क्रिप्टोजोइट। ये नाम आपने नेमिंग ध्यान में रखनी है, ये सिर्फ 12th के लिए नहीं, जो अभी ग्रेजुएशन में हैं बच्चे उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो क्रिप्टोजोइट आगे ग्रोथ करता है, ग्रोथ करने के बाद में लिवर सेल्स को वो बर्स्ट करके उनको क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, और वहाँ से जो रिलीज होते हैं उनको हम लोग नाम देते हैं क्रिप्टोमीरोजोइट्स। ठीक है, तो वहाँ से वो रिलीज होकर अब इसमें क्रिप्टोमीरोजोइट जो होते हैं ये भी वैसे 2 प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से, क्रिप्टोमीरो माइक्रोजोइट्स
और दूसरे हो जाते हैं क्रिप्टो मैक्रोमीरोजोइट्स। ठीक है, तो माइक्रो वाले क्या करते हैं, माइक्रो वाले तो आगे चलकर आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं, लेकिन जो है क्रिप्टो मैक्रोमीरोजोइट्स वो वापस फ्रेश लीवर सेल को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो फेज चलता है स्टार्टिंग में जो लीवर सेल के अंदर, उस फेज को हम लोग बोलते हैं प्री एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। साइजोगोनी आपने बताया है हमने कि पहला स्टेप है। क्लियर है यहाँ तक? प्री एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी में क्या चलता है, हमारी बॉडी में स्पोरोजोइट एंटर करता है, ग्रोथ करना स्टार्ट करता है, तो उसको क्रिप्टोजोइट बोल देते हैं। क्रिप्टोजोइट आगे फर्दर डिवाइड करके जब उसको लिवर सेल को बस्ट करके बाहर निकलते हैं तो उनको बोला जाता है क्रिप्टोमीरोजोइट्स। ये क्रिप्टोमीरोजोइट माइक्रो और मैक्रो में डिवाइड हो जाते हैं। तो मैक्रो वाले वापस फ्रेश लिवर सेल को इन्फेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर लिखा है मेटाक्रिप्टोमीरोजोइट। ठीक है, तो ये फेज जो चलता है दोबारा से लिवर सेल को इन्फेक्ट करते हैं, तो इस फेज को हम लोग बोलते हैं एक्सोरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। क्लियर है? तो प्री पहले है, एक्सो जो है वो बाहर की तरफ होगी, साइड में नए फ्रेश सेल को, मेन एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी है जो आगे चलेगी। तो इसमें से जो है फिर क्या बनते हैं, जो मेटाक्रिप्टोमीरोजोइट जब यहाँ से रिलीज होते हैं दूसरे फ्रेश सेल से, तो वो बन जाते हैं मीरोजोइट्स। वो मीरोजोइट्स क्या करते हैं, आगे हमारे आरबीसीज को इन्फेक्ट करते हैं। तो अब लीवर सेल्स को ये छोड़कर हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं वापस, और हमारे आरबीसीज को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आरबीसी में जो इन्फेक्टिव स्टेज है उसका नाम है मीरोजोइट। क्लियर? मीरोजोइट आगे हमारे आरबीसी में जब अपनी ग्रोथ करता है तो उसको हम लोग नाम देते हैं ट्रोफोजोइट का। तो अब मीरोजोइट किस में कन्वर्ट हो गया, ट्रोफोजोइट के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इसकी अलग अलग यहाँ पर देखोगे शेप के अकॉर्डिंगली स्टेजेस का नाम रखा गया है कि किस किस शेप के अंदर उसकी चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर डिस्क्वायड शेप में होता है, डिस्क शेप में, तो यहाँ पर डिस्क्वायड स्टेज चलती है। डिस्क्वायड स्टेज के बाद में इसकी सिग्नेट रिंग स्टेज आती है, रिंग के जैसे इसकी जो है इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाती है, तो इसको सिग्नॉइड रिंग स्टेज बोलते हैं। उसके बाद में आती है अमीबॉइड शेप, जिसमें इसकी इरेगुलर शेप हो जाती है, अमीबा के जैसे ये शेप अटेन कर लेता है। अमीबॉइड शेप के बाद में साइजोंट, और उसके बाद में लास्ट आती है रोजेट स्टेज, एक गुलाब के फूल के जैसे, पंखड़ियों के जैसे इसकी शेप बन जाती है, उसको हम बोलते हैं रोजेट स्टेज। रोजेट स्टेज से फिर वो आरबीसी को बस्ट करके मीरोजोइट्स रिलीज हो जाते हैं और वापस वो नए फ्रेश आरबीसी को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन कुछ ट्रोफोजोइट यहाँ डिस्क्वायड स्टेज से सीधा निकलकर क्या बनाते हैं, वो गैमीट्स बनाते हैं। तो यहाँ पर ऊपर वाला है हमारा माइक्रोगैमीटोसाइट और नीचे वाला है मैक्रोगैमीटोसाइट। माइक्रोगैमीटोसाइट जो है ये रिप्रेजेंट करता है मेल गैमीट की, और मैक्रोगैमीटोसाइट रिप्रेजेंट करता है फीमेल गैमीटोसाइट की स्टेज को। तो यहाँ तक इसका जो लाइफ साइकिल है वो चलता है मैन के अंदर। अब वापस मान लो जब इस स्टेज में हमारे आरबीसी तक वो स्टेज आ चुकी है, अब कोई और जो है फीमेल एनोफिलिस अगर हमें बाइट करती है तो ब्लड सक करती है। अब उसी ब्लड से ये जो हैं एसेक्सुअल हमारे गैमीट्स वो उसकी मॉस्किटो की बॉडी में चले जाते हैं। तो अब उसकी बॉडी में फिर वो वहाँ पर डिफ्रेंशिएट होकर का क्या बना लेते हैं, मेल एंड फीमेल गैमीट प्रॉपर, ठीक है, एडल्ट गैमीट्स बना लेते हैं। और ये मेल और फीमेल गैमीट फिर आगे फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन करके ये जाइगोट बना लेंगे। जाइगोट आगे डिवाइड करता है तो वो जो स्टेज बनाता है उसको बोलते हैं ओकाइनिटी या ओकाइनिट, ठीक है, कैसे भी प्रोनाउंस कर लो इसको। ये अब मॉस्किटो की गट या उसकी इंटेस्टाइन के अंदर काम चलता है, वहाँ पर इसकी फर्दर डिफरेंशिएशन होती है। तो जाइगोट से बना ओकाइनिट, ओकाइनिट से फिर जो है ये oocyst तैयार होने लगता है और क्या बन जाएगा, oocyst बन जाएगा। oocyst जो है आगे चलकर फिर स्टेज बनाता है, उसमें ये प्रॉपर स्पोरोजोइट्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है और यही स्पोरोजोइट फिर उसके इंटेस्टाइन से निकलकर उसके गट में और उसके सलाइवा तक पहुंच जाते हैं और फिर से वो स्पोरोजोइट जो हैं
किसी नए एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के अंदर एंटर करने को रेडी हो जाएंगे बाय मॉस्किटो बाइट। तो इस तरीके से इसका लाइफ साइकिल चलता है। एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर इस स्टेज में वो पहुंच जाता है जब माइक्रो गैमेटोसाइट और मैक्रो गैमेटोसाइट बन जाते हैं, तो ये ज़्यादा दिन तक हमारी बॉडी के अंदर सही नहीं रह पाते हैं। अगर 5-10 दिन के अंदर अंदर उस ब्लड से वो सक नहीं कर लिए जाते हैं तो फिर ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर हमारी बॉडी में जो है वो आगे अपना नेक्स्ट फेज जो है मॉस्किटो के अंदर स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अगर वो वापस मॉस्किटो के द्वारा सक नहीं किए जाएंगे तो इसका काम यहीं पर ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो कंप्लीट हो जाता है, मॉस्किटो बाइट करता है, तो फिर ये पूरा का पूरा इसका सेक्सुअल फेज जो है आगे मॉस्किटो के अंदर कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो यही है हमारा लाइफ साइकिल पूरे के पूरे प्लाज्मोडियम का। तो इसका आप जो है स्क्रीनशॉट वीडियो का ले सकते हो। इसकी जितनी भी स्टेजेस हमने करी हैं कि स्पोरोजॉइट है, क्रिप्टोजॉइट है, क्रिप्टोमीरोजॉइट है, ये सारी जो है मैं इसका आपको एक फ्लो चार्ट या एक मैप बनाकर जो है ब्लैक बोर्ड पर लिख दूंगा। उसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर या नोट पेन से साथ के साथ इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जो है मैं आपका इसको पूरा का पूरा एक मैप बनाकर दिखाता हूँ या फ्लो चार्ट से इसको थोड़ा सा बता देता हूँ, इसकी स्टेजेस भी लिख देता हूँ। एंड उसके बाद में हम इसका जो प्रिवेंशन है, इसका डायग्नोसिस है, इसका ट्रीटमेंट है और वो चीज़ें देखेंगे। चलिए अब हम इसका मैप देखते हैं, फ्लो चार्ट देखते हैं। लाइफ साइकिल जो है इसका हमने कहा था 3 स्टेजेस के अंदर कंप्लीट होता है, साइजोगोनी, गैमोगोनी और स्पोरोगोनी। तो साइजोगोनी हमने देखा था मैन के अंदर एसेक्स रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें सबसे पहले इनोकुलेशन होगी, हमारी बॉडी के अंदर स्पोरोजॉइट एंटर करेंगे। उसके बाद में हमने देखा था प्री एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी चली थी, जिसमें क्रिप्टोजॉइट और क्रिप्टोमीरोजॉइट का फॉर्मेशन हुआ था। उसके बाद में एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी चली थी, जिसके अंदर मेटाक्रिप्टोजॉइट बने थे और ये 2 प्रकार के बने थे। मैंने कहा माइक्रो मेटाक्रिप्टोमीरोजॉइट और मैक्रो मेटाक्रिप्टोमीरोजॉइट। ये वहाँ पर मैंने थोड़ा सा पहले सही नहीं बोला था, तो इसको जो है आप सही कर लेना। उसके बाद में तीसरा इसके बाद में आई थी एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, जिसके अंदर ट्रोफोजॉइट स्टेज आई थी और वो सारी की सारी शेप रिलेटेड स्टेजेस आई थी, जिसमें सबसे पहले डिस्क्वाइड आई थी। उसके बाद में हमारा अमीबॉइड स्टेज भी आई थी, रिग्नेट स्टेज आई थी और जो है हमारी साइजोन्ड और रोजेट स्टेजेस आई थी। ठीक है, वो एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी में चली। और उसके बाद में गैमेटोसाइट्स का फॉर्मेशन चला था। तो गैमेटोसाइट 2 प्रकार के बने थे, माइक्रो गैमेटोसाइट और मैक्रो गैमेटोसाइट। यहाँ तक जो है फेज वो मैन के अंदर चला था। उसके बाद में गैमोगोनी थी, जो मैन के अंदर स्टार्ट हो जाती है लेकिन मॉस्किटो के अंदर जाकर कंप्लीट होती है। तो गैमोगोनी के अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन चलता है, जो फिर वहाँ से ब्लड सक करने के बाद में मॉस्किटो के अंदर चले जाएंगे और वहाँ पर वो अपनी स्पोरोगोनी कंप्लीट करेंगे। दैट इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेज ऑफ मॉस्किटो। तो इसमें सबसे पहले जो है मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज़ करके जाइगोट बनाते हैं, फिर ookinete स्टेज आती है, फिर oocyst की फॉर्मेशन चलती है एंड फाइनली स्पोरोजॉइट की फॉर्मेशन हो जाती है अगेन से। ठीक है, तो ये इसका पूरा का पूरा क्या है, एक फ्लो चार्ट के थ्रू मैंने सारी स्टेजेस को समझा दिया। यहाँ से स्टेज बाय स्टेज आप इसका नोट कर सकते हो, यहाँ से स्टेज की नेम जो है आप सीक्वेंस में याद रख सकते हो। क्लियर? अब बात करते हैं हम इसके कुछ सिम्टम्स की कि मलेरिया का आपको पता कैसे चलता है, क्या क्या सिम्टम इसके नज़र आते हैं। तो पहला सिम्टम तो ये है इसका फीवर एट इंटरवल्स। ठीक है, कि कई बार हमने कहा अलग अलग 4 स्पीसीज हैं, कोई स्पीसीज 24 आवर्स से लेकर 48 आवर्स के बीच में फीवर को लाती है, कोई स्पीसीज का 48 के बाद में आएगा और एवरी 72 आवर्स के बाद में आता है। तो इंटरवल्स से ऐसे फीवर आता रहता है। ठीक है, इसमें आपको सडन चिल, एकदम से ठंड और शिवर, कपाहट महसूस होती है, कांपने लगते हो, ठंड चढ़ के जो है पूरा का पूरा कांप कर बुखार चढ़ता है। पीक फीवर उसके बाद में आता है, एक बार ठंड लग के बुखार चढ़ता है तो बहुत ज़्यादा हाई जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, जो कि सेल्सियस में लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास में हमारा टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो बहुत हाई फीवर होता है। इतने ज़्यादा हाई फीवर आने के बाद में फिर हमारी बॉडी एकदम गर्म हो जाती है, तो हमें फिर बहुत स्वेटिंग भी आने लगती है।
तो एक्सेसिव स्वेटिंग उसके बाद में आती है। अब एक्सेसिव स्वेटिंग आती है तो उसके बाद में एकदम से हमारा टेम्परेचर बहुत कम चला जाता है, ये मैंने पहले भी स्टार्टिंग में बताया था। और इस कंडीशन में फिर हमारी बॉडी को अनीमिया भी हो सकता है। अनीमिया का मतलब है हमारी बॉडी में खून की, आयरन की, आरबीसीज की कमी हो जाएगी, क्योंकि आरबीसी को ये क्या करते हैं, अटैक करते हैं। और हमारी स्प्लीन जो है वो भी कई बार मलेरिया के अंदर एनलार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है साइज इसका स्प्लीन का। ठीक है, तो ये उसके कुछ जो है मेन सिम्टम हैं। अब इसको हम लोग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल करने के पहला तरीका तो ये है कि पेशेंट है उसको कैसे ठीक किया जाए, कंट्रोल किया जाए। तो पेशेंट को कंट्रोल करने का तरीका है, हम उसको मेडिसिन देते हैं जिनके अंदर मेनली क्लोरोक्वीन प्रेजेंट होता है केमिकल, और जो हमारा सिनकोना ट्री होता है तो उस ट्री की बार्क को, उसकी छाल को उतार कर वहाँ से हमें एक केमिकल मिलता है उसकी बार्क से, जो होता है क्यूनिन, काफ़ी कड़वा होता है। ठीक है, तो वो क्यूनिन को जो है हम लोग घोलकर पिलाकर जो है पेशेंट को इसकी ट्रीटमेंट देते हैं, तो उससे काफ़ी हद तक जो है मलेरिया में असर आता है। ठीक है, काफ़ी हद तक कम होता है। ये तो होगा पेशेंट को कैसे बचा लिया हमने। अब उसके बाद में है कि दूसरे प्रिवेंशन के मेजर क्या क्या कर सकते हैं। कंट्रोल में प्रिवेंशन भी तो आएगा कि बचा कैसे जा सकता है, मलेरिया आप तक पहुंचे ना, स्पोरोजोइट आप तक आए ही ना। तो उसके हैं कि इन्फेक्शन को आप लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, या फिर मॉस्किटो से आप कैसे बच सकते हो। अगर मान लो इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन को कम करने का तरीका है आपको इन्फेक्शन हो ही ना। अब होगी कब इन्फेक्शन? जब आपके पास में मॉस्किटो आएगा। तो मॉस्किटो मान लो आप नहीं बचा पा रहे हो, लेकिन उसको आने तक प्रिवेंट कर सकते हो। तो इसका होता है कि हमारे घर में कहीं पर भी गंदा पानी या नालियों में गंदा पानी, रुका हुआ पानी, उसको खड़ा नहीं होने देना है। ठीक है, आसपास में सफाई रखनी है, तो प्रॉपर इस सैनिटेशन से उसका इन्फेक्शन का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। अब उसके बाद में है कि मॉस्किटोज़ को हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने से या इन्फेक्शन का जो है हम लोग मॉस्किटो रिपेलेंट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, हमारे आपने बहुत सारे देखे होंगे कि हम लोग जो है वो कॉयल भी लेकर आते हैं, ओडोमॉस टाइप क्रीम्स हमारी रिपेलेंट होती हैं। ठीक है, आप लोग जो हैं इलेक्ट्रिकली आप देखते हो इंस्ट्रूमेंट आते हैं जो जेल स्प्रे करते हैं पूरे रूम घर में, तो उनसे भी हम लोग मच्छरों को अपने तरफ आने से, अटैक्ट होने से रिपेल करते हैं, उनको दूर भगाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, कुछ जो हैं कंट्रीज़ के अंदर मॉस्किटो के लार्वा को खाने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ फिशेस होती हैं जिसमें गैम्बूजिया का नाम जो है वो काफ़ी आपने सुना होगा। इसका क्वेश्चन भी जो है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर आ जाता है, तो इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लेना। गैम्बूसिया फिश जो होती है वो मॉस्किटो के लार्वे को खाती है। तो जहाँ पर भी अगर मॉस्किटो के लार्वे ग्रो कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर इस गैम्बूसिया फिश को छोड़ दोगे तो वहाँ पर ये सारे लार्वा को खा जाएगी। लार्वा नहीं बचेगा तो आगे मॉस्किटो डेवलप नहीं हो पाएंगे। क्लियर है? तो ये हमारे इसके कुछ प्रिवेंशन के तरीके हैं। तो आई होप यह आपको पूरा का पूरा आज का टॉपिक समझ में आया होगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट जो है वीडियो को पॉज करके या अभी ले सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे साथ में बने रहिएगा, और आपके साथ की काफ़ी ज़रूरत है। तो प्लीज़ आगे वीडियो को ज़रूर शेयर करो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाओ, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।